अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो नया कानून 1 जुलाई से लागू हो चुका है, जिसको हम पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जानते थे। इसमें जो सबसे पहले मैं बात करूंगा वो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में। जो सबसे बड़ी मेजर चेंजेस इंडियन एविडेंस एक्ट में लाई गई थी वो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रिगार्डिंग। सबसे पहले जब हम डिफिनेशन क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे जब हम डॉक्यूमेंट की डिफिनेशन देखते हैं, उसमें पहली बार जो ऐड किया गया है वो ये कि ऐड किया गया है कि डॉक्यूमेंट में इंक्लूड होगा इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। अब जब इसी डॉक्यूमेंट की डिफिनेशन देखते हैं, उसमें एक इलस्ट्रेशन ऐड की गई है। उसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो होगा उसमें ईमेल भी आ जाएगा, उसमें सर्वर लॉग्स भी आ जाएंगे, उसमें डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर जो होंगे या लैपटॉप पे होंगे या किसी स्मार्टफोन में होंगे, वो भी किस में आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आ जाएगा। मैसेज जो होंगे मतलब एसएमएस जो होगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आ जाएगा। इससे वेबसाइट इस पे जो होगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आ जाएगा। इस तरह से लोकेशनल एविडेंस, जैसा किसी जगह पे कोई बंदा है, मोबाइल फ़ोन दिखा रहा है, वो इस जगह पे उस वक़्त मौजूद था, वो भी अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में आ जाएगा। इस तरह से वॉइस मेल, मैसेज, ये सभी चीज़ें अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आ जाएँगी। ये किसमें डिफिनिशन क्लास में जो डॉक्यूमेंट है उसकी डिफिनिशन में जो इलस्ट्रेशन उसमें रखा गया है। उसके बाद जो है जब हम डेफिनेशन क्लास में एविडेंस की डेफिनेशन देखते हैं, उसमें पहली बार ये कहा गया कि जो स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड किए गए होंगे वो भी किस में आ जाएंगे, एविडेंस में आ जाएगा। ये भी पहली बार कहा गया। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट की जब हम बात देख ले, ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात जब हम बात देखते हैं, जो मेजर चेंज लाई गई वो है सेक्शन 57 में, जो बात कर रहा था प्राइमरी एविडेंस के बारे में। जो पहले इंडियन एविडेंस में सेक्शन 62 था, उसको अब इस नए बीएसए में जो सेक्शन 57 वो इसके बारे में बात, वो कौन सी मेजर चेंज है, वो है इसमें 4 एक्सप्लेनेशन को और ऐड ऑन किया गया है, जो डायरेक्टली किसके बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में। जो पहली बार प्राइमरी एविडेंस, आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पहली बार प्राइमरी एविडेंस का मतलब वो मैं कह रहा हूँ स्टेटस दिया गया है। मिसाल के तौर पर जो इसकी एक्सप्लेनेशन 4 है वो ये कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साइमल्टेनियसली बहुत सारी जगहों, पे बहुत सारी फाइल्स में रिकॉर्ड हो चुका है। मिसाल के तौर पर आपका अभी मोबाइल फ़ोन में आपने कोई फ़ोटो ले ली और वो गैलरी में स्टोर हो जाती है, और वो साइमल्टेनियसली गूगल फ़ोटोज़ में भी सेव हो सकती है। ये कह रहा है कि ये जो गूगल फ़ोटोज़ में भी सेव हो चुका है, ये और कहाँ पे हो चुका है, गैलरी में सेव, ये दोनों को हम प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। ये नहीं कि आपने अगर किसी ने ये गैलरी से उसको डिलीट किया होगा, फिर भी ये गूगल फ़ोटोज़ में मौजूद होगा, तब भी इसकी जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वो प्राइमरी एविडेंस में माना जाएगा। इस तरह जो एक्सप्लेनेशन 5 है वो बात कर रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रॉपर कस्टडी से लिया गया हो, मिसाल के तौर पर मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, जब मैं कोर्ट के सामने पेश करूँगा, क्योंकि ये प्रॉपर कस्टडी से आया है, मेरे कोर्ट के पास आ चुका है, उसके बारे में ये भी हम इसको हम प्राइमरी एविडेंस मानेंगे। अब यही है कि अब अगर मैंने किसी दूसरे का मोबाइल फ़ोन लिया और कोर्ट में पेश किया है, वो प्राइमरी एविडेंस में नहीं आया, क्योंकि ये प्रॉपर कस्टडी से नहीं आया, क्योंकि कस्टडी के मोबाइल फ़ोन की किसी दूसरे के पास है, ये प्राइमरी एविडेंस में नहीं आएगा। इस तरह से जो एक्सप्लेनेशन सिक्की से वो बात कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग। अब कोई वीडियो रिकॉर्ड जो साइमल्टेनियसली स्टोर हो चुकी हो बहुत सारी जगहों पे, मिसाल के तौर पर अभी मैंने वीडियो ले ली है और उसको किसी जगह ब्रॉडकास्ट भी किया गया हो, या उसको किसी को मैंने अपने दोस्त को ट्रांसफ़र किया हो। इस सूरत में जो जो मैंने ये दोस्त को ट्रांसफ़र किया हो, या जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग ली गई हो, इसको किसी जगह टेलीविज़न पे ट्रांसमिट किया गया हो, उस सूरत में इसको भी साइमल्टेनियसली बहुत सारी जगहों पे ट्रांसमिट हुआ है, ट्रांसफ़र हो चुका है। उन सभी जगह चीज़ें जहाँ पे भी फाइलें सेव हो चुकी हैं, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एविडेंस। उसका मतलब अगर मैंने अभी मोबाइल फ़ोन से कोई वीडियो ले ली है खुद, फिर मैंने डिलीट कर ली है, मगर मैंने फ्रेंड को पहले ही ट्रांसफ़र कर रखी थी, उस सूरत में जो फ्रेंड के पास से जो वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और उसको प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। कोई फेसबुक पे कोई वीडियो शेयर कर लेता है और फिर वो खुद डिलीट कर लेता है, मगर दूसरे के पास वो वीडियो रह रहती है, उस सूरत में जो वो दूसरे के पास वीडियो रहेगी उसको भी हम प्राइमरी एविडेंस में ले सकते हैं। ये भी मेजर चेंज है। उसके बाद है जो एक्सप्लेनेशन 7 है, वो है कि वो बात कर रही है ऑटोमेटिक स्टोरेज। मिसाल के तौर पर मेरा अभी लैपटॉप है, मैंने कुछ कोई डॉक्यूमेंट लिख रहा था और इस सूरत में इसी अस्थना में ये शट डाउन हो गया। अब ये हुआ कि जब मैंने फिर उसको ऑन किया तो मगर मुझे ये फिर से दिखाई दे रहा है ये डॉक्यूमेंट। ये कब तक था, तो उस सूरत में, क्योंकि जब मैंने उसको सेव भी नहीं किया था, मैं भी लिख ही रहा था, क्योंकि ये जो रहता है, ये रहता है एक तरह के ऑटोमेटिक स्टोरेज, खुद ब खुद वो स्टोर रह जाता है। इस ऑटोमेटिक स्टोरेज को भी हम प्राइमरी एविडेंस में ले लेते हैं। ये थी मेजर चेंज किस बारे में, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में। उसके बाद जो है सेक्शन 61 जो पहली बार
इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड ये कह रहा है कि अगर किसी भी जगह पे हमने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है उसको किसी जगह सेव किया हुआ है, उसको इस बार इसलिए हम डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, डिजिटल फॉर्म है। इसने पहली बार कहा कि इसको भी वही सूरत है जैसे ये भी एक डॉक्यूमेंट है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो या डॉक्यूमेंट, ये डिजिटल एविडेंस, इसको पहली बार एक फुल फ्लेज स्टेटस दिया गया है डॉक्यूमेंट का। उसके अलावा जो सेक्शन 63 जो पहले सेक्शन 65A-B बात कर रहा था एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में, इसको पे अब यहाँ पे एक अलग सेक्शन की सूरत दी है, वो है सेक्शन 63। ये पूरा बात कर रहा है कि कब किस सूरत में आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे सकते हो। और जो मेजर चेंजेस है मुझे लग रहा है वो इस तरह से है कि मतलब अगर कोई आपके सेमीकंडक्टर में कोई मेमोरी होगी उसको भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में रखा गया है। इस तरह से अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो होगा या डिजिटल रिकॉर्ड किसी कंप्यूटर या किसी और कम्युनिकेशन डिवाइस से लिया गया हो, उसको भी किस में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में रखा गया है। इस तरह से ये जो मेजर जो बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पहले जो था ना प्रूव करने के लिए वो जो पहले 65A-B था वो सर्टिफिकेट की बात कर रहा था। यहाँ पे भी सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहा है, वो सेक्शन 63 सब क्लास 4। और इसके बारे में स्पेसिफिकली एक शेड्यूल भी ऐड ऑन किया गया। और जो वो शेड्यूल है वो बात कर रहा है कि सर्टिफिकेट कैसे देनी है, क्या होगा। उसमें पार्ट है वो कह रहा है कि जो पार्ट है सर्टिफिकेट का होगा वो फिल करेगा कौन, पार्टी जिसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा। दो पार्ट भी होगा वो फिल करेगा कौन, वो कोई एक्सपर्ट फिल करेगा। क्योंकि आप जो सर्टिफिकेट हो उसके दो पार्ट रहेंगे। एक पार्ट वो होगा जो पार्टी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देना चाहता है वो फिल करेगा, दूसरा पार्ट जो होगा वो पार्ट होगा जो एक्सपर्ट फिल करके देगा। ये रहा मुझे लगा मेजर चेंजेस है जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में। और जो मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट से जो BSA में जो मेजर चेंजेस रखी गई है वो इसी के बारे में थी। अब मैं आ जाता हूँ कि जो ओवरव्यू मतलब क्या चेंजेस जो मुझे लग रहा है कि उतनी खास तो नहीं है, मगर जो सेक्शन का अदला बदली हो चुका है उस पर मैं बात करूँ। सबसे पहले जो सेक्शन 2 था जो इंडियन एविडेंस का था वो पहले रिपील हो चुका था, मगर तब भी वहाँ पे था, उसको ख़त्म ही किया गया और सेक्शन 2 की जगह अब डिफिनीशन क्लास को लाया गया था। जो पहले सेक्शन 3 बात कर रहा था उसमें उस सेक्शन का नाम था इंटरप्रिटेशन क्लास। अब जो सेक्शन 2 में मुझे लग रहा है बहुत मेजर चेंज लाई गई है। वो जो मैंने पहले कहा डॉक्यूमेंट की डिफिनीशन बदली गई है, एविडेंस की डिफिनीशन बदली गई, फैक्ट की डिफिनीशन में थोड़ी ऐड ऑन किया गया है। मगर जो मेजर चेंज है कि वो ये कह रहा है कि जो सेक्शन 2 का सब क्लास 2 वो ये बात कर रहा है कि कोई भी चीज़ अगर कोई भी डिफिनीशन कोई वर्ड इंडियन एविडेंस एक्ट में इस्तेमाल किया गया हो और उसको डिफाइन नहीं किया गया इंडियन एविडेंस एक्ट में, अब अगर उसी वर्ड को ITI एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में इस्तेमाल किया गया हो या किसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भारतीय न्याय संहिता में इस्तेमाल किया गया, जो वहाँ पे उसका मीनिंग होगा यहाँ पे भी उसको वही मीनिंग देना होगा। इस तरह से जो मेजर चेंज है जो रेलिवेंसी क्लास था उसमें ये कहा गया कि जो सेक्शन 5 था उसको सेक्शन 3 में लाया गया था। इस तरह जो जैसे रेस्ट जस्टिस सेक्शन 6 बात कर रहा था यहाँ पे उसके बारे में सेक्शन 4 बात कर रहा है। उसके बाद है एडमिशन, वहाँ पे सेक्शन 17 एडमिशन की बात कर रहा है, डिफाइन कर रहा था, यहाँ पे सेक्शन 15 बात कर रहा है। अब जो मेजर चेंज है वो है जैसे वहाँ पे सेक्शन 24, 25, 29 उनको यहाँ पे एक ही जगह उनको जम किया गया और उनको एक ही सेक्शन में रखा गया, वो है सेक्शन 22। और जो मेजर चेंज मुझे लग रही है वो है कि जो एक कन्फेशन काज बाई इंड्यूसमेंट था, थ्रेट था या प्रॉमिस था, उसमें ऐड किया गया कोरिजन को पहली बार ऐड किया गया कि अगर कोरिजन के थ्रू भी कोई कन्फेशन लिया गया वो इररेलेवेंट होगा। इस तरह से जो कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर्स जो उसके रिगार्ड जो सेक्शन बात कर रहे थे सेक्शन 25, 26, 27 उसको एक ही सेक्शन में लाया गया, वो है सेक्शन 23। इसके बाद है मिसाल के तौर पर सेक्शन जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में जो था सेक्शन 30 था, अब उसको यहाँ पे सेक्शन 24 में रखा गया। जैसे मिसाल के तौर को एक्यूजर को जब 2-3 का ट्रायल ज्वाइंटली हो रहा था वहाँ पे एक ने कोई कन्फेशन किया, उसको रेलिवेंसी बाकी के बारे में क्या थी। और इसमें जो इलस्ट्रेशन ऐड की गई वो कहते हैं अगर कोई एबस्कॉन्ड पर्सन होगा एज पर सेक्शन 84 और BNSS उसके बारे में भी ये रेलिवेंसी इसकी हम ले सकते हैं। इसके बाद है डाइंग डिक्लेरेशन की बात कर रहा है, जो पहले सेक्शन 32 था इंडियन एविडेंस एक्ट का, यहाँ पे सेक्शन 26 के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद है एक्सपर्ट एविडेंस की, जो सेक्शन 45A बात कर रहा है, यहाँ पे उसके रिगार्डिंग सेक्शन 39 है। और इसमें जो मुझे लग रहा है मेजर चेंज लाई गई वो कि जैसे सिक्लेड इन सच फॉरेन लॉ में वो सिक्लेड होना चाहिए था, साइंस में सिक्लेड आर यहाँ पे उसमें किया गया ऐड किया और एनी अदर फील्ड, उसका मतलब इसको एक्सप्लेन किया गया है एक्सपर्ट एविडेंस किस मतलब सिर्फ अब स्पेसिफिक नहीं हो सकती है फॉरेन लॉ के बारे में एक्सपर्ट दे दे, साइंस के बारे में या आर्ट के बारे में, अब वो एनी अदर फील्ड किसी और फील्ड के बारे में भी एक्सपर्ट एविडेंस को लिया जा सकता है।
उसके बाद है जो मुझे ओरल एविडेंस के बारे में सेक्शन 54 जो बात कर रहा था, उसमें भी थोड़ा बहुत ऐलान किया गया है कि वहाँ पे जो वर्ड मस्ट इस्तेमाल हो रहा था, मिसाल और शल इन ऑल केस वट एवर बी डायरेक्ट इफ, क्योंकि यहाँ पे शल वर्ड इस्तेमाल किया, उसको पहले मस्ट वर्ड रहता था, पहले रहता था ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस वट एवर बी डायरेक्ट, अब ये है कि ओरल एविडेंस शल इन ऑल केसेस। इस तरह से प्राइमरी एविडेंस के बारे में मैंने बात की है कि अब जो मैंने एक्सप्लेनेशन की ऐलान की गई उनके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ। अब जो सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन 58 जो है BASA का, जो पहले सेक्शन 63 था इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें 3 क्लास ऐड किए गए हैं। उसमें पहली बार सेकेंडरी एविडेंस जो है उसमें हम ओरल एडमिशन को भी ले सकते, रिटन एडमिशन को भी ले सकते, या एविडेंस अगर किसी ने मतलब कोई एक्सपर्ट है उसने कोई डॉक्यूमेंट देख लिया हो और जो उसने वो समरी बताई होगी, उसको भी हम सेकेंडरी एविडेंस में ले सकते। मिसाल के तौर पर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने कोई डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट देख ले, फिर उसको कोर्ट के सामने पेश हो और उसने उसका जो समरी होगा कोर्ट के सामने रखे, उसको भी हम सेकेंडरी एविडेंस में लाया गया है। जो इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में, जैसे सेक्शन 61 है, सेक्शन 63, उस पर मैंने बात पहले ही कर चुका है। उसके बाद जो बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में सेक्शन जो पहले 100 के से शुरू होते थे, अब है सेक्शन 104 बर्डन ऑफ प्रूफ, सेक्शन 105 ऑन किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। इस तरह जो बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिस्लेट जो सेक्शन 112 था उसको सेक्शन 116 में रखा गया। इस तरह से जो अबेटमेंट सुसाइड के बारे में जो प्रिजम्पशन रिगार्डिंग अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, उसके बाद जो सेक्शन 113 है उसको अब एक अलग सेक्शन में रखा गया जो है सेक्शन 117। इस तरह सेक्शन 118 जो प्रिजम्पशन एज डोरी डेथ, जो पहले सेक्शन 113B था उसको सेक्शन 118 में लाया गया है। उसके बाद है प्रिजम्पशन एज एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन ऑफ रेप, जो सेक्शन 114A जो पहले बात कर रहा था उसके बारे में अब सेक्शन 120 स्पेसिफिकली अलग है। जो है सेक्शन 113A 113B सेक्शन 114A जो सब क्लासेस की सूरत में थे उनको एक अलग सेक्शन की सूरत दी गई है। उसके बाद है एस्टॉपल जो जिसके बारे में सेक्शन 150 इंडियन एविडेंस की बात कर रहा था, यहाँ पे सेक्शन 121 उसके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद है आप विटनेस, मतलब कौन कोर्ट के सामने टेस्टिफाई कर सकता है। पहले जो था वो कि मतलब इनसेंट पर्सन जो होगा वो दे सकता है, नहीं कब दे सकता है, वो जो पहले था सेक्शन 118 इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो यहाँ पे है वो सेक्शन 124। और इसमें जो मेजर चेंज वो एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है कि इसमें ये कर अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज नॉट इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस ही इज प्रिवेंटेड बाय हिज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू हिम एंड गिविंग रैशनल आंसर्स टू हिम। यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया अनसाउंड माइंड, पहले ये नहीं था, ये मेजर चेंज है। इस तरह से कॉम्पिटेंसी ऑफ हस्बैंड वाइफ एज विटनेस इन सर्टन केसेस जो सेक्शन 120 इंडियन एविडेंस एक्ट का था, यहाँ पे सेक्शन 126 है। इस तरह से अकम्पलिस जो सेक्शन 133 इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहा था, यहाँ पे सेक्शन 138 कोई चेंज नहीं है। इस तरह से नंबर ऑफ विटनेसेस कितने होने चाहिए किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए, जो जिसके बारे में सेक्शन 134 पहले बात कर रहा था, अब सेक्शन 139 बात कर रहा है। उसके बाद है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, वो ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एविडेंस कैसे होगा, वो जो एग्जामिनेशन कैसे होगा। जो पहले था यहाँ पे सेक्शन 140 से स्टार्ट होता है, पहले सेक्शन 135 से स्टार्ट होता था। जो मेजर जो डाइंग डिक्लेरेशन जो पहले सेक्शन 154 बात कर रहा है, यहाँ पे सेक्शन 157 बात कर रहा है BSA का। उसके बाद जो चैप्टर 11 जो है वो बात कर रहा है इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस के बारे में। अब उसके बाद है चैप्टर 12 जो मेजर बात कर रहा है, वो कह रहा है कि जो इससे पहले जो भी मतलब क्राइम हुए होंगे उसके बारे में जो कानून लागू होगा वो पहले का जो इंडियन एविडेंस एक्ट होगा वही उन पे लागू है। और उसके जब से ये BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम जब इससे लागू हो चुका है, जो उसके बाद से जब क्राइम हो उन पे BSA अप्लाई होगा। जो इससे पहले क्राइम होगा उसके बारे में जो एविडेंस के रिगार्डिंग जो प्रोसीजर होगा वो इंडियन एविडेंस एक्ट के मुताबिक होगा। और लास्ट में शेड्यूल को ऐड ऑन किया गया है, उसमें वो सर्टिफिकेट कैसी होनी चाहिए उस पर बात हो चुकी है। शुक्रिया, थैंक यू।